चलो कल हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स का, आज पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री का। ठीक है, देखो हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इस वीडियो में तो एक एक करके आराम से हम लोग पढ़ते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग अति लघु चलते हैं, अति लघु उत्तर प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या चीज़ कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, इसमें VVI लगा लो। ठीक है, लिख लो। कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक की याद सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को है ना वाहक बनती है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा, मेजनी कौन था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पहले कुछ सुनो या ना सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कह रहा मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था, है ना, वो राजनीतिक दल का लीडर था। ठीक है, वह कुछ दिनों तक एक है ना क्रांतिकारी और ना गुप्त संगठन ना जिसको कहते हैं हम लोग ना कार्बोनरी से जुड़ा हुआ था। इससे तो कार्बोनरी से ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक ना, यानी मेजनी है ना कौन सा संगठन से जुड़ा हुआ था। ठीक ना, तो याद रखना गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा था। ठीक है, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। वो कौन सा कैसा नेता था, तो गणतंत्र नेता था। कैसा नेता था, गणतंत्र नेता था। ठीक ना, चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला कि जर्मनी के एकीकरण की है ना बढ़ाए क्या क्या थी, या जर्मनी के एकीकरण की है ना क्या प्रभाव है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्या बोला कि जर्मनी के एकीकरण की है ना बढ़ाए क्या क्या थी, या इसका से क्या समझते, या इसके ऊपर टिप्पणी लिखे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनो। ठीक ना, क्या लिखा है, जर्मनी एक एकीकरण की अनेक है ना बढ़ाई थी। वह लगभग 300 छोटे छोटे है ना राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी कितने राज्यों में बटा था, तो 300 छोटे छोटे है ना बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं था, है ना, यानी कोई भी ये जातीय रूप धर्म का नहीं था। ठीक है, सब एक जैसा ही था सब। अब चलो पांचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा मेटरनिक युग क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका VVI है, ये भी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, कह रहा मेटरनिक ही यानी पुरातन व्यवस्था का समर्थन तथा नेपोलियन द्वारा ना स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी, लेकिन इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्य में है ना विभाजित कर दिया। समझ में आया, यानी वो इटली के साथ में है ना नेपोलियन के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन वो इटली का अपनाने के चक्कर में है ना जमाने के चक्कर में वो अपना राज को भी कितना विभाजित कर दिया है ना, बांट दिया। कौन, मेटरनिक युग। ठीक है, तो इसीलिए युग है ना इटली पर अपना प्रभाव जमाने को है ना जमाने को क्या कहा, मेटरनिक युग कहा जाता है। समझ में ना, मेटरनिक क्या कहता है, तभी उसी को मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग लघु उत्तर प्रश्न, जो कि लगभग कितना 60 शब्दों में लिखने के लिए कहता है। कितना, 60 शब्दों में लिखें। ठीक है, ये आपको 3 नंबर का पूछेगा। कितना का, 3 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, 1948 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक ना, यानी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, इसका उत्तर ध्यान से सुनो। क्या लिखा, फ्रांस का शासक लुई फिलिप है ना उत्तरवादी था। क्या था, उत्तरवादी था, लेकिन वह है ना महत्वाकांक्षी भी था। क्या था, महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 ईस्वी में है ना गजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक ना, यानी इस क्या लगा 18वीं क्या लगा ईस्वी में गजों को क्या किया था, एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बनाया, जो कि कट्टर ठीक ना प्रतिक्रिया वाली था, है ना, यानी कट्टर था वो, बेरहमी जिसको कहते हैं ना। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था, यानी वो कोई भी कानून लागू करने के लिए रेडी नहीं था, कहा जाए तो, है ना, यानी कोई भी चीज़ अगर कानून लागू करता था वो सोचता था कुछ ना हो, है ना, यानी वो समझ लो कि उसके अंदर में क्या था, विरोध करना था। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि राजा लुई फिलिप भी अमीर का साथ पसंद करता था। लुई फिलिप भी जो था है ना, तो राजा लुई फिलिप भी क्या करता था, अमीरों के साथ देता था, है ना, साथ पसंद करता था, उसी के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। कह रहेगा उसके पास है ना कोई सुधारात्मक है ना कार्यक्रम नहीं था, यानी उसके पास कोई ये सब चीज़ नहीं था। देश के ठीक ना भूखमरी और बेरोजगारी है ना चरम पर थी, सफलता और सुधारवादी है ना सूत्र रहने लगे। समझ में आया, यानी सूत्र रहने लगे, यानी कोई इसमें दबाव नहीं था, क्या कर रहा नहीं कर रहा, यानी कोई हिस्सेदारी नहीं। ठीक है, चलो फिर कह रहा कि 1848 ईस्वी के है ना फ्रांसीसी क्रांति के हिस्सा कारण थे, है ना, ये 1848 का फ्रांसीसी क्रांति के कारण ये सब हुआ था। ठीक है, चलो देखो अब तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यानी कह रहा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन VVI। ठीक ना समझ लो कि ये क्वेश्चन हर हाल में याद करना होगा आपको।
कह रहा है कि इटली का एकीकरण, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया और ठीक ना पीडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया और इटली के युद्ध शुरू हो गई। युद्ध ठीक ना 1859 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने है ना अपनी सेना उतार दी। समझ में आया? जब किसमें ऑस्ट्रेलिया और इटली में युद्ध चालू हुआ तब क्या क्या फ्रांस वाला क्या किया, अपना सेना वहां भेज दिया, क्या करने के लिए, मदद के लिए। ठीक है, क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया, बुराई है ना बुरी तरह ठीक ना यानी परास्त हुआ, यानी हार गया है ना। हेलो ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज जिसको हम लोग क्या कहते हैं ठीक ना लोबार्ड एक पर है ना यानी पिंडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज के रूप में है ना सामने आ खड़ा हुआ। यानी ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक राज का नाम था है ना, क्या था, लोबार्ड है ना, या तो पिंडमाउंट, वहां जाकर के वो खड़ा हो गया कि आपको हम बचाएंगे, आपको कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, आपको बचाने का जिम्मेदार हम है, हम आपको बचाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे ऊपर विश्वास करके आप जिए। ठीक है, इस तरह का सवाल किया उन्होंने। आगे क्या करा, ठीक ना, यानी काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था, लेकिन इतना ही नहीं, ठीक ना, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के है ना एकीकरण में है ना यानी बबूल को सफलता मिल गई। यानी ये जिस तरह से नेता चालू किया था बबूल, इसको क्या धीरे धीरे सफलता मिलती गई, यानी ये जीत हासिल करी ले। ऑस्ट्रेलिया को चुप बैठ जाना पड़ा। जर्मनी का एकीकरण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी क्षेत्र को जीतकर है ना साइन राज संघ का गठन किया। इसके ठीक ना क्या बोला, इसके सुनो, इसके बाद ठीक ना जर्मन ठीक ना वासियों ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने लगी, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। किसमें थे? विरोध में थे। जर्मनी में विरोध की स्थिति पैदा होने लगी और जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा में मिलकर दबा दिया यानी इसको दबा दिया। फिर कह रहा था कि प्रसाद जर्मनी का एकीकरण है ना अपने नेतृत्व में करना चाहता था, लेकिन जिसके लिए वह अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा, सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी को एकीकरण में वह सफल हो गया और बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर युक्त कर दिया गया। तो बिस्मार्क वहां का क्या हो गया, जर्मनी का राजा बन गया। ठीक है, कह रहा इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रेलिया है और मूल में था, है ना, पहले भी ऑस्ट्रेलिया है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया मूल में है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, है ना, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो वो किस तरह से मतलब साथ दिया, सहायक हुआ, ठीक है, मदद किया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या क्या लिखा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में है ना राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर है ना उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता में मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ है, किसके साथ है, भावना के साथ है, लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। ठीक है, लोकतांत्रिक का भी विचार का उदय हुआ कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन हंगरी और बोहिमा तथा यूनान में है ना स्वतंत्रता आंदोलन इसी है ना राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण है ना क्या लिखा, उस्मानिया साम्राज्य का पतन हुआ, है ना, हो गया। आगे पढ़ते हैं, क्या कि पतन हो गया और वह तुर्की तक में सीमेंट कर है ना यानी सीमेंट कर रह गया, यानी तुर्की तक ही वो रह गया। कह राष्ट्रवाद के कारण है ना यानी बाल्कन क्षेत्र में सलाह जाति को संगठित करने का है ना मौका मिला और ठीक ना यानी सर्बिया नमक नए देश का जन्म हुआ। ठीक है, यानी मध्वाश्रेय यानी नए समझ लोग नए जन्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, गैरीवाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्टी क्या है ना, कौन था, क्या नहीं था, ठीक है, वो कहाँ के रहने वाला था, ये सारा चीज इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव भी इससे निकलने वाला बहुत सारा। कह गैरीवाल्टी है ना यानी शस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का ठीक ना एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, वह मेजनी के विचारों में है ना विचारों को मानता था, किंतु बाद में ठीक ना काबुल के प्रभाव में आकर ठीक ना यानी संवैधानिक और राजतंत्र का समर्थन बन गया। बाद में वो राजतंत्र का समर्थन बन गया। उसने अपने लोगों को है ना मिलाकर एक से हाँ का गठन किया, है ना, क्या क्या गठन किया और कह रहा कि सुना के बल
पर इटली के क्या लगा इटली के सिसरली तथा निपल्स का अधिकार जमा दिया। ठीक है, अधिकार जमा लिया। अब कह रहा है उसने, जो कि विक्टर है ना इमानुएल एल ने प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली, वहां का सत्ता संभाल लिया और वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन बबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। यानी बबूल जैसे ही गया तो उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना, रोक दिया। उसके बाद क्या कहा, उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासक नहीं बने और नहीं बने, इसका कारण है ना इस इनकार कर दिया। यानी इनकार कर दिया कि हम अब कहीं नहीं रहेंगे। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई, यानी पूरे राज्य में उसको हटा दिया गया, कोई भी सदस्य नहीं रखा, वो यानी इस्तीफा दे दिया, है ना, कि हम नहीं रहेंगे अब। चलो अब आता है तुम्हारा 5वां नंबर। कौन सा नंबर बाबू? तो 5वां नंबर। ठीक है, चलो 5वां नंबर। कौन सा नंबर? तो 5वां नंबर। क्या लिखा, विनिमय वन के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के असंभव था। आखिर कैसे, है ना, अगर बिस्मार्क के नहीं रहता क्या एकीकरण नहीं होता जर्मनी के एकीकरण के कारण बिस्मार्क, है ना, जर्मनी एकीकरण नहीं होता, संभव था। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाद में, चलो ठीक है। क्या लगा उत्तर में? क्या लगा, विनिमय एक जिसे फ्रेडरिक और विलियम भी कहा जाता है, बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। 1848 ईस्वी को पुरानी संसद में, है ना, फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहाँ यह निर्णय लिया गया कि फैक्ट्री विनियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व रहेगा। किसका रहेगा? तो जर्मनी का राष्ट्र का नेतृत्व रहेगा, यानी जर्मनी जो कहेगा वो सुनना होगा। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में क्या लगा, समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। लेकिन विनियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का, है ना, चांसलर नियुक्त कर दिया तो देश में एकता और शांति स्थापित करने से, है ना, वह विनिमय को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूल नहीं सकता। ठीक है, इतना उसको चढ़ा देगा, उसको भूल ही नहीं सकता। ठीक है, अब चलो चलते हैं हम लोग दीर्घ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तो दीर्घ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दीर्घ क्वेश्चन कम से कम 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। कितना? 150 शब्दों में लिख करके आपको बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले ही लिखा, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक लगा के रखो। कह इटली के एकीकरण में जर्मनी, बबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। जर्मनी कलम के साथ तलवार भी यानी विश्वास रखता था। यानी जर्मनी जो था, सॉरी मेजनी तो था, मेजनी क्या था, वो कलम के साथ साथ तलवार भी उठाना जानता था। जो कलम से ना समझे उसको तलवार से समझाया जाता था। कह रहा है कि वह साहित्यकार के साथ ही एक युग के सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। एक बार और सफलता के बावजूद वह हार मानने वाला नहीं था। ठीक ना, क्या क्या वो हार मानने वाला नहीं था। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, देखो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक ना, वीडियो लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, ध्यान देने से आपको सारा चीज़ याद हो जाए। कह रहा है कि 1948 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति के दौरान में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली को, है ना, राजनीतिक के सक्रिय हो गया और वह संपूर्ण इटली का है। वो कहाँ का? इटली का की कारण, हाँ क्या की कारण और उसके गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में, है ना, चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहाँ से भगाना पड़ा। ठीक है, जैसे ये बात दबा दिया तो वहाँ से मेजनी को भी भगा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया इटली वाला भी वहाँ से भगा दिया, बोले भागो यहाँ से। जब इस तरह से काम करोगे कौन रखेगा आपको? चले जाओ यहाँ से, आपका जरूरत नहीं है। क्या लिखा? ठीक ना, सरदिनिया और फिंडमाउंड का शासक, है ना, विक्टर इमानुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने, ठीक ना, काउंट बाबुल को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। काबुल सफल राजनीतिक और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में, जो कि राष्ट्रीय, है ना, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वह ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से, ठीक ना, मित्रता का कर लिया और उसकी ओर 1853 से 1854 में, है ना, क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध की, है ना, समाप्ति के बाद पेरिस से शांति सम्मेलन में, है ना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ विद, है ना, क्या लगा, विद और माउथ को भी बुला लिया। बाबुल इसे सम्मिलित हुआ, है ना, अपनी
कूटनीति के बल पर उसने इटली को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। यह बबूल की ही सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का क्या वर्णन था, है ना, वर्णन करें। तो अब ध्यान से सुनो, कह रहा है बिस्मार्क जर्मन संसद यानी डाइट में अपने सफल और कूटनीति होने का, है ना, लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश गणराज्य का समर्थन के साथ जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में भी जुड़ा हुआ था। उसी, है ना, कूटनीति सफलता थी कि उत्तरवादी और कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। ठीक है, तो वो लोग अपना समझते थे कि ये सही है, लेकिन बिस्मार्क, है ना, रक्त और लोहे नीति का, है ना, अवलंबन करते हुए जर्मनी के, है ना, एकीकरण के लिए, है ना, सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके अपने देश में, है ना, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, जिस एक बिस्मार्क ने पर्सा को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, है ना, अवरोध खड़ा होने की, है ना, स्थिति में नहीं रहे। लेकिन अपने कूटनीतिक जाल में फंसकर अपने ऑस्ट्रिया से सीधे, है ना, संधि कर ली और 1864 ईस्वी में, है ना, क्या लगा, स्लेस्विक और, है ना, होलेस्टीन राज्यों को मुद्दा बनाकर उसने, है ना, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये दोनों राज थे ना, दोनों राज इसी के अधीन थे, इसी के क्या थे, अधीन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा है। कार्य का विजय होने के बाद, है ना, यानी स्लेस्विक पर्सा को मिला तथा, है ना, होलेस्टीन ऑस्ट्रिया को। इन दोनों राज्यों में जर्मनी मूल के लोगों की संख्या अधिक थी। इस कारण पर्सा ने जर्मनी राष्ट्रवाद भावना, है ना, भड़काकर विरोध भड़का दिया सबको। इस विरोध को ऑस्ट्रेलिया रोकना तो चाहता था, किंतु पर्सा से होकर ही उसे वहां जानता था, जिसके लिए, ठीक ना, काबूर ने उसे मना कर दिया। बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध आवश्यक मानता था, लेकिन उसकी मानसा थी कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ही आक्रमणकारी समझे। दोनों में युद्ध शुरू हो गया, जबकि फ्रांस, है ना, तटस्थ बना और ऑस्ट्रेलिया ने 1966 ईस्वी में, है ना, पर्सा के खिलाफ, है ना, सेडोवा में, है ना, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा, कह रहा है कि संधि के अनुसार पर्सा के पक्ष में इटली के ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया, अतः ऑस्ट्रेलिया दोनों ओर घिर गया और बुरी तरह हार गया। ठीक ना, फलतः ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन उसकी मानसा थी कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ही आक्रमणकारी समझे। दोनों में युद्ध शुरू हो गया, जबकि फ्रांस का, है ना, यानी तटस्थ बना रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 1966 ईस्वी में पर्सा के, है ना, खिलाफ क्या लगा, सेडोवा युद्ध घोषित कर दी। उस संधि के अनुसार पर्सा के पक्ष में, सुनो, पर्सा के पक्ष में क्या कहा कि इटली के ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है, इटली के ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया। करेगा, अतः ऑस्ट्रेलिया दोनों ओर से गिर गया और बुरी तरह हार गया। फलतः ऑस्ट्रेलिया का जर्मन क्षेत्रों से, ठीक ना, प्रभाव समाप्त हो गया, यानी इसको पूरी तरह से हरा दिया, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया वाला कोई नहीं जानता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा गौर से, बोर नहीं लगेगा। थोड़ा देखो क्या लिखा, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए, है ना, तो राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, इसका परिचय डालिए। ठीक है, चलिए देखो ध्यान सुनो। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्रांति की सफलता से यूरोप में राष्ट्रवाद का लहर उठा गया। फलस्वरूप अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक ना, और बाल्कन क्षेत्रों में छोटे राज जातियों के समूह में भी, है ना, राष्ट्रवाद की भावना, ठीक ना, पनपने लगी। इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी, है ना, कट्टरता से ऊपर साम्राज्यवाद फैलने में ये एक दूसरे से होड़ करने लगे। यह राष्ट्रवाद का नकारात्मक एवं, है ना, क्या लगा, घृणित पक्ष था। ठीक ना, औद्योगिक क्रांति की सफलता भी कट्टर राष्ट्रवादी को, ठीक ना, हवा में देने लगी।
ठीक है। अब देखो क्या क्या इसको हवा में देने लगी। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान सुनो। ये बड़े साम्राज्यवादी, ठीक ना, सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बना लिया, है ना, बनाने लगा। इसके लिए उसमें अनेक युद्ध भी हुआ। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़ा, ठीक ना, भाग पर कब्जा जमा बैठा। इस उपनिवेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्होंने खुलकर, ठीक ना, घोषण किया और उपनिवेश के उन्हें दोनों लाभ प्राप्त हुआ। एक तो उद्योगों के लिए, है ना, कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और दूसरी यह कि तैयारी माल का बाजार भी हाथ में आ गया, है ना, कच्चा माल भी बेचने लगा, मिल गया उसको, और बाजार में भी माल तैयार किया हुआ भी मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन सुनो। कर का भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, क्या लगा, तुर्गाल और, है ना, तुर्की, पुर्तगाल और, है ना, हॉलैंड में युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड विजय रहा और हॉलैंड को तो भारत छोड़ना ही पड़ा और पुर्तगाल और फ्रांस में एक कोने में, ठीक ना, सिमट कर रह गए। और अफ्रीका को तो उन्होंने, ठीक ना, यानी बापोती जमीन की तरह बांटा बापोती की जमीन की तरह बांट दिया। यह राष्ट्रवाद, ठीक ना, घिनौना प्रभाव था, ठीक ना। फ्रांस की संसद पर उत्तरवादियों ने, ठीक ना, पोलिनिन की कड़ी, है ना, भरता सना की और चांसलर 10वें ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में, ठीक ना, 22 जुलाई 1830 ईस्वी को चार, ठीक ना, यानी अध्यादेशों द्वारा उत्तरवादियों को तंग करने का प्रयास किया, ठीक ना। इन, ठीक ना, अध्यादेशों का प्रेस में, ठीक ना, स्थान और स्थान पर विरोध होने लगा। इसके चलते 28 जुलाई 1830 ईस्वी में, है ना, फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। फिर से फ्रांस में क्या हुआ, युद्ध हो गया, यानी गृह युद्ध, यानी घर का जिसको लड़ाई, ठीक है। वास्तव में यही जुलाई 1830 की क्रांति थी और क्रांति सफल हुई।